अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट अज़का अहमद और उम्मीद करती हूं आप सब ने अपनी सुबह का आगाज़ एक बहुत ही प्यारी और खिलखिलाती मुस्कुराहट के साथ किया होगा। और व्यूअर्स, आज का मौसम भी बहुत ही खुशगवार रहने वाला है। आज के मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो आज का मौसम बहुत ही प्यारा और दिलचस्प रहने वाला है। व्यूअर्स, जब आज मैं घर से निकली तो मैंने देखा कि क्लाउडी सा वेदर हुआ था और बड़ा ही खूबसूरत मेरा जर्नी रहा। जब मैं सुबह भी आई, ठंडी हवाएं चल रही थी। और अब अगर इस वक्त की बात की जाए तो लगता ये है कि अब से थोड़ी देर बाद, चंद ही लम्हों बाद बारिश शुरू होने वाली है। और यकीनन जो भी जिस दिन भी बारिश होती है हमारे लिए वो एक एंजॉयमेंट का दिन बन जाता है। इंसान अपने आप को रिफ्रेश करता है और मौसम भी इंजॉय करता है अपनी डेली रूटीन के साथ। और अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात भी कुछ मौसम की करने जा रहे हैं और मौसम की सूरत हाल के बारे में आपको बताएंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, अगर बात की जाए मौसम की तो महकमा मौसमियात ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में 29 जुलाई से 5 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद और हल्की फुल्की बारिश रहने वाली है। और इसी के हवाले से तमाम तर जो एडवाइजरी है वो भी जारी कर दी गई है। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। शहरों की अगर बात की जाए तो इसमें लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, नौशहरा समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होगी। अगर ओवरऑल वेदर की बात की जाए तो इट मीन्स के जितने भी हमारे प्रोविंसेस हैं उनके अंदर और जितने भी फर्दर सिटीज़ हैं तमाम में ही मौसम जो है बड़ा ही खूबसूरत रहने वाला है और हल्की फुल्की या ज़्यादा बारिश हम लोग देखेंगे। तो ये तो हो गई मौसम की बात। साथ ही साथ व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं मौसम की तो जब भी मानसून आता है हम देखते हैं साथ कुछ ना कुछ लॉस भी हमें देखने में नज़र आता है। मौसम जैसे ही ख़राब होता है या बारिशें या मानसून जैसे ही हम देखते हैं कि अपने जो स्पेल्स हैं बाकायदा तौर पर मानसून के जब वो स्टार्ट हो जाते हैं तो अगर मौसम की बात की जाए तो साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि फ्लड्स का ख़ास तौर पर बड़ा ही खदशा पैदा हो जाता है। सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। नदी नालों में जो तुग़यानी है वो हम देखते हैं। ये तमाम तर जो सिचुएशन है ये हमें फेस करनी पड़ती है। ख़ास तौर पर ये जून, जुलाई, अगस्त के जो महीने होते हैं मानसून के और जब से बाकायदा तौर पर ये स्पेल्स स्टार्ट होते हैं तो इसमें हमें बहुत सी जो चैलेंजेस हैं वो भी महकमा मौसमियात जो हैं या इंतज़ामिया है या गवर्नमेंट है ओवरऑल फेस करने पड़ते हैं। तो साथ ही साथ हमारी तरफ से और महकमा मौसमियात की तरफ से ये एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो मौसम रहने वाला है उसमें शहरियों के लिए भी ज़रूरी है कि वो एहतियात बरतें घर से बाहर निकलते वक्त। या फिर ख़ास तौर पर अगर टूरिस्ट की बात की जाए तो जैसे ही मानसून का मौसम स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं सियाहों की बड़ी तादाद जो है नॉर्थ की तरफ जाना शुरू कर देती है और लोगों ने बड़े प्लान्स बनाए हुए होते हैं जैसे ही समर स्टार्ट होते हैं कि भाई गर्मी से छुटकारा पाने के लिए या गर्मी को के थोड़ा सा जो मौसम होता है मार्च के बाद से जब गर्मी प्रॉपर स्टार्ट होती है, जून जुलाई का जो महीना होता है जो पीक गर्मी का होता है, तो फिर जो शहरी हैं, आवाम है, वो कहते हैं कि हम थोड़ा सा अपनी रिफ्रेशमेंट के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए बारिशों का जो मौसम आने वाला है उसको एंजॉय करने के लिए नॉर्थ की तरफ जाएंगे और रुख करेंगे नॉर्थ का, पहाड़ी इलाकों का। तो उनके लिए भी ये खास तौर पर गाइडलाइंस प्रॉपर तौर पर दे दी गई हैं कि आप जाते हुए प्रॉपर जो SOPs हैं उनको फॉलो करें। और ख़ास तौर पे व्यूअर्स, हमारे लिए भी तो देखें ना, ये ज़रूरी है कि हम जब भी कहीं पे भी ट्रैवल करें, सिर्फ नॉर्थ की बात नहीं है, इससे हट कर भी अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो जिस एरिया में आप जा रहे हैं, जहाँ पर आप पहले नहीं जा चुके, पहाड़ी अगर जो सिलसिले हैं उनकी बात की जाए तो आपके वहाँ का मौसम पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ख़ास तौर पर यह ज़रूरी है कि महकमा मौसमियात तो प्रेडिक्ट कर देता है और हमें गाइडलाइंस भी दे देता है, लेकिन आपके लिए भी ज़रूरी है कि जब आप ट्रैवल करें तो आपको पता हो कि वहाँ का मौसम कैसा रहने वाला है आइंदा आने वाले दिनों में। ख़ास तौर पे क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे इंसिडेंट्स अभी हमने देखे रिसेंटली भी कि नॉर्थ में नारायण कगान में जो सियाह गए हुए थे उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। लैंडस्लाइडिंग है, फिर रोड एक्सीडेंट्स हैं। तो ये सारे जो इंसिडेंट हैं इस मौसम में हम देखते हैं इनकी जो रेशो है वो बढ़ जाती है। तो ज़रूरी है जब भी आप ट्रैवल करें तो सेफ साइड होकर अपने लिए थोड़ा सा SOPs को भी फॉलो करें और ये भी आपको पता होने चाहिए कि आने वाले दिनों में मौसम कैसे रहने वाला है। तो ये तो हमने की मौसम की बात। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो शहरों के अंदर अगर बात की जाए सड़कों पर पानी आ जाता है, फिर खंबे हैं, करंट लगना और इस तरह के इंसिडेंट भी पेश आते हैं ख़ास तौर पर।
तो ज़रूरी है कि जब भी आप ट्रैवल करें और अपने जब घरों से निकलें तो अपने लिए एक तो खास तौर पे जब आप निकलें इस तरह के मौसम पे तो कोशिश करनी चाहिए कि आप घर में रह के मौसम एंजॉय करें, बाहर ना ही निकलें, क्योंकि शहरों की अगर बात की जाए तो सीवेज सिस्टम या फौरन से जब बारिशें मुसलसल हो रही होती हैं तो पानी का जो जमा होना है सड़कों पर तो वो एक अजियत ही बन जाता है आवाम के लिए। तो ऑलरेडी जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनको इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इस तरह की सूरत हाल के अंदर, तो बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा अपनी एहतियात भी खुद करें। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डीजी महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर ने। तो सबसे पहले तो सर मोस्ट वेलकम, आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपका भी। सर जैसे आपने सुना महकमा मौसमियात ने तो प्रॉपर तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी है और आइंदा आने वाले दिनों का जो मौसम है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि शदीद या हल्की फुल्की बारिशें रहने वाली हैं। तो बताइएगा 29 जुलाई से 5 अगस्त तक आने वाला ये मानसून सिस्टम है, ये गुज़िश्ता जो मौसम गुजरा उससे कितना डिफरेंट होगा और कितना ताकतवर हो सकता है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मानसून के ना एक्टिव फेज से गुजर रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि जुलाई अगस्त जो है वो पीक मानसून रेनफॉल पीरियड्स होते हैं और फिर मिड सितंबर तक मानसून की बारिशें जो हैं वो जारी रहती हैं। तो इसी सिलसिले में ये भी एक वेदर सिस्टम जो है वो भी अप्रोच किया हुआ है और आज सुबह भी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। इसी तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश हुई है। बारिश का ये सिलसिला जो है वो अगले अगस्त के फर्स्ट वीक तक ऑलमोस्ट जो है वो जारी रहेगा जी। जिसके बायस जो है हैवी रेनफॉल जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से आप हमारे जो मेन सिटी सेंटर्स हैं जिसमें लाहौर है, गुजरांवाला है, सरगोदा, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इसमें अर्बन फ्लडिंग का भी अंदेशा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हैवी रेनफॉल जो माउंटेनियस एरियाज में है उसमें फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस और इसके साथ साथ लैंडस्लाइड के चांसेस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जी अच्छा सर, ये भी कहिएगा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब इस तरह की सूरत हाल में जो महकमा मौसमियात है वो तेज़ आंधी, आसमानी बिजली या मूसलाधार बारिश से अब जो अलर्ट जारी किया गया है, इससे बचने के लिए भी, इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए शहरियों के लिए क्या एहतियाती तदबीर ज़रूरी हैं और क्या SOPs उनको फॉलो करनी चाहिए? आप क्या कहेंगे? देखिए ओवरऑल तो जो मानसून सीजन है वो हमारे लिए एक वाटर अवेलेबिलिटी को बेहतर करता है, लेकिन उसके साथ साथ चंद हैजर्ड्स भी वाबस्ता है, जिस तरह की आपने लाइटनिंग का कहा है, एक्सट्रीम रेनफॉल्स का कहा है, फ्लैश फ्लडिंग है, अर्बन फ्लडिंग है। तो लोगों को चाहिए जो कि पहले तो माउंटेनियस एरियाज की तरफ जो ट्रैवल कर रहे हैं तो जो मेट ऑफिस की वेदर एडवाइजरीज हैं उसको जरूर मद्देनजर रखें। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, ये तमाम लोग गाए बगाए जो है वेदर एडवाइजरीज जारी करते रहते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो ट्रैवल करें। इसके साथ साथ अपने आप को इस तरह प्लान करें कि आपको जब एक्सट्रीम रेनफॉल हो उस पीरियड में जो है वो बाहर ट्रैवल ना करें, ताकि जो कि उसका आप से जो है उससे बच सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इलेक्ट्रिफिकेशन पोल्स वगैरह हैं, बिजली की तारें वगैरह हैं, उनसे जो है वो दूर रहें। जो पॉन्ड्स वगैरह हैं उनमें जो है वो मूव ना करें। इसी तरह जो रिवराइंस हैं, रिवर्स हैं और नालाज हैं, उनके अंदर जो है उसमें से गुजरने से जो है वो गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल सर। और सर इस वक्त हम देखते हैं कि शुमाली इलाकों में सियाह बड़े रुख करते हैं और इस वक्त उनकी बड़ी तादाद भी मौजूद है, तो इस तरह की सूरत हाल में आप उन्हें क्या मशवरा देंगे कि क्या वाकई में वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें या फिर वापस आ जाए? देखिए ओवरऑल तो जैसे कि मैंने कहा कि जब भी ट्रैवल कर रहे हो तो वेदर एडवाइजरीज को जरूर मद्देनजर रखें और उन एरियाज जो कि लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं या फ्लैश फ्लडिंग जहाँ पे होती रहती है, तो उन एरियाज में जब वेदर डिस्टर्ब्ड हो तो उसमें जरा ट्रैवल करने से गुरेज करें। ओवरऑल जब भी मूव करने लगे तो मेट ऑफिस की जो फोरकास्ट है, इसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज हैं, उनकी जो वेदर एडवाइजरीज है उनको जरूर मद्देनजर रखते हुए ट्रैवल करें। जी। और सर ये भी कहिएगा कि क्या दरियाओं में इस वक्त या फिर नदी नालों या डैम्स की जो पानी की सूरत हाल है इस वक्त उस पर खुसूसी निगरानी रखी जा रही है क्या, या क्या किसी मुमकिन सैलाब का खदशा भी मौजूद है? देखिए ओवरऑल तो अभी इस वक्त कोई मेजर फ्लडिंग का रिवर्स जो है वो ऑलमोस्ट अपने जो उनकी नॉर्मल फ्लोज हैं उसमें फ्लो कर रहे हैं, स्वाई इंडस के उसमें चंद एक मकाम पर लो फ्लोज हैं, लेकिन जो हमारे फीडिंग नलाज हैं खासतौर पे जो ईस्टर्न रिवर्स हैं जिसमें चनाब है, रावी है, सतलुज है, उनके जो नलाज हैं उनके अंदर पानी का फ्लो जो है वो बढ़ा हुआ है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए लोगों को चाहिए कि अपनी चीजों को
जब भी ट्रैवल प्लान करने लगे और इन चीज़ों को मद्देनजर रखें। अच्छा सर, ये भी कहिएगा कि किसानों को हम देखते हैं इस मौसम में बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो किसानों के लिए आप क्या मशवरा देंगे? इस तरह के मौसम से बचने के लिए क्या इकदाम, उन्हें क्या करने चाहिए? देखिए, ओवरऑल तो मानसून रेनफॉल जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी को बेहतर करते हैं। हमारे जो रिवर चैनल्स हैं उसमें पानी की बहाव में इजाफा होता है। इसी तरह सब सरफेस वाटर जो है, जेर जमीन पानी जो है उस वो रिचार्ज हो रहा होता है। तो किसान हज़रात जो है अपनी जरूरत के मुताबिक जो है वो पानी दें। इसमें जो चावल की फसल है, जो हमारे लाहौर, गुजरांवाला या सेंट्रल पंजाब में, सिंध के एरियाज में होती है, जहाँ पे बारिश हो रही है, तो उसमें वाफर मकदार में पानी मौजूद होगा, तो उसको अपने इरिगेशन पर्पज को वेदर फोरकास्ट के हवाले से जो है वो इरिगेशन पर्पज के लिए जो पानी जो है वो इस्तेमाल करें। जी जी। अच्छा ज़हीर अहमद साहब, ये भी कहिएगा कि इस वक्त जो शहरों की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो जो मौसम आने वाले दिनों में बनने जा रहा है उससे मुतालिक कहा जा रहा है कि जो कमज़ोर इमारतें हैं, कच्ची दीवारें हैं, फिर सोलर पैनल्स और बिल बोर्ड्स, खंबे, इनके गिरने के खदशात भी बढ़ गए हैं। तो आप क्या हिदायत देंगे इस तरह की सूरत हाल के लिए? देखिए, ओवरऑल तो हमें इन चीज़ों को जो है जो लूज स्ट्रक्चर्स हैं ख़ास तौर पे, तो उनको जो है वो महफूज रखना चाहिए, उनको महफूज करना चाहिए। अगर आपको गुजरना पड़े तो उन बिल बोर्ड्स और बड़े स्ट्रक्चर से जो है वो दूर रहें। इसी तरह जब तेज़ विंड चलती है तो हमारे जो सोलर पैनल्स हैं, जो दरख्त हैं, कमज़ोर दरख्त हैं, उनकी भी ऊपर भी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है। तो हमें इन चीज़ों से जो है वो दूर रहना चाहिए जिस वक्त हमारे पास विंडी सूरत हाल हो। जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये भी कहिएगा हमें कि ये जो बुनियादी इसकी मौसमियाती तब्दीली है, आखिर इसकी वजह क्या है जो एकदम से हम ये चेंज होना और वेदर का स्विच होना देख रहे हैं? पहले जिस तरह देखा जाता है मानसून का जो एक कॉन्सेप्ट हमारा बना हुआ है उसमें हम देखते हैं कि जी 2 या 3 महीने जो होते हैं इस टेन्योर में शदीद बारिशें होती हैं, लेकिन हमने देखा जो महकमा मौसमियात है इसकी जो पहली एडवाइजरी आई थी और जो पहला स्पेल गुजरा है उसमें इतनी ज़्यादा बारिशें हमने इनकाउंटर नहीं की, मेजोरिटी जो सिटीज़ थे उसमें। लेकिन अब जो दूसरा स्पेल है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि जी शदीद बारिशें होंगी। तो आखिर ये जो वेदर का जंप है इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, ओवरऑल तो मानसून, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास एक्सटेंसिव रेनफॉल्स होती हैं। पहले स्पेल में भी हमारे पास एक्सटेंसिव रेनफॉल्स हुई हैं। जो हमारे नालाज हैं, जिसका हमने जिक्र किया है, रावी, सतलुज, ब्यास के, और इसी तरह चनाब के रिवर्स हैं, नालाज हैं, उनमें फ्लोज जो है वो काफ़ी हद तक बड़े हैं। कुछ एरियाज में इंडेंडेशन वगैरह भी हुई है। तो बारिशें जो हैं वो मानसून की बारिशें इन एरियाज में जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिव हुई हैं प्रीवियस पीरियड में। लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हम नॉर्मल पैटर्न्स हैं वो ज़रूर डिस्टर्ब हो गए हैं। तो इसका एक कंसेप्ट वो जिसको हम क्लाइमेट चेंज से जोड़ते हैं कि ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में भी देखें तो वेदर पैटर्न्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं। और पिछले चंद सालों में भी हमने देखा है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक्सटेंसिव रेनफॉल्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी जो बढ़ रही है। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, अगर चाहे वो फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में हो, अर्बन फ्लडिंग की सूरत में हो, या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स की सूरत में हो, तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है। बिल्कुल, डीजी महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। और तमाम तर ये सूरत हाल थी जो हमारे व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान, उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात उन्होंने सर ने की है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर जो महकमा मौसमियात की एडवाइजरी है उसको फॉलो करें। कहीं भी आपने ट्रैवल करना हो, चाहे आप अपनी सिटी में हैं, चाहे आप नॉर्थ की तरफ हैं, चाहे आप किसी टूर पर निकले हैं, ट्रिप पर हैं, तो जो भी आप प्लान करें उससे पहले ज़रूरी है कि आप जो है जितना भी वेदर की जो प्रोडिक्शन है उसको ओवरऑल देख कर जाएं। और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसी गुड न्यूज़ लेकर आए हैं जो उन तुलबा के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है जो मुफ्त तालीम हासिल करना चाहते हैं या फिर कोई माली मुश्किलात का, एक क्राइसिस का शिकार हैं और चाहते हैं कि उनकी फ़ीस बिल्कुल माफ़ हो जाए। और इसी पर बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद होंगे इन स्टूडियो भी गेस्ट, उनका तारुफ भी करवाएंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगी
व्यूअर्स ज़रा इमेजिन कीजिए कि एक ऐसी एमफिल डिग्री हो जिस पर आम तौर पर 8 लाख रुपए खर्चा लगता हो, लेकिन अब वो आप बिल्कुल बगैर अखराजात के मुकम्मल ट्यूशन फीस के बगैर जो है ना उस डिग्री को हासिल कर सकें। तो ऑब्वियसली ये किसी भी स्टूडेंट का ड्रीम होगा कि विदाउट कॉस्ट और विदाउट एनी एक्सपेंस, किसी इंस्टॉलमेंट के बगैर, कोई सेमेस्टर फीस के बगैर आप एक अच्छी और एमफिल डिग्री और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से हासिल कर सकें। तो इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। लाहौर की मारूफ फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी FCCU ने उर्दू ज़बान के फ़रोग और मेयारी तहकीक के लिए एक अपना जो प्रोग्राम है उर्दू से मुतालिक वो मुतारिफ कराया है, और उससे मुतालिक अगर हम आपको बताएं तो इसकी जो फ़ीस है वो बिल्कुल माफ़ कर दी गई है। और MPhil उर्दू के तलबा के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक अगर उम्मीदवार गुज़िश्ता डिग्री में मतलूबा मेरिट पर पूरा उतरता है तो उसे MPhil उर्दू की जो मुकम्मल ट्यूशन फीस है वो माफ़ करी जा सकती है। तो एक वाकई में बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है तलबा के लिए जो अपनी BS के बाद जो फर्दर स्टडीज़ हैं या स्पेशलाइज करना चाहते हैं उर्दू के अंदर। और यूनिवर्सिटी में उर्दू के फ़रोग के लिए खुसूसी इक़दामात भी किए जा रहे हैं, हत्ता कि हर तालिब इल्म के लिए उर्दू बतौर लाजमी मजमून भी पढ़ाई जाती है ताकि नई नस्ल अपनी कौमी जो ज़ुबान है उर्दू से जुड़ी रहे। और एक बड़ा ही अच्छा और ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। नाज़रीन, जो उर्दू है हमारी मादरी ज़बान है, लेकिन हम इसको ये देखते हैं आम अपनी रूटीन में कि प्रॉपर तौर पर इस पर कोई फोकस नहीं हमें कहीं दिखाई देता किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर। और इसी पर बात करेंगे। बड़ा ही अहम इशू है ये और बड़ी ही खूबसूरत, अच्छी और एक प्यारी बात भी है कि हमारी जो कौमी ज़बान है उस पर तवज्जो दी जा रही है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर अनिल समोयल, चेयरपर्सन शोबा उर्दू, और क्रिश्चियन कॉलेज जो यूनिवर्सिटी के हैं उनके चेयरपर्सन भी हैं। सर, मोस्ट वेलकम, आपको स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। हाँ जी सर, इसी जैसे आपने इंट्रो सुना, उर्दू से मुतालिक बड़ा ही अच्छा ये इनिशिएटिव होने जा रहा है। तो बताइएगा सबसे पहले जो MPhil उर्दू की जो मुकम्मल ट्यूशन फीस है माफ़ करने का आखिर ये आइडिया कहाँ से आया, ये फैसला क्यों किया गया है, इसके पीछे बुनियादी मकसद क्या है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। और इसके पीछे मकसद ये है, एक तो MPhil ज़ाहिर है FC कॉलेज जैसे जो इदारे हैं यहाँ पर इसकी फ़ीस ज़्यादा है, और बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिनकी फ़ीस कोई 8 लाख है। उर्दू जिस कैटेगरी में आता है ये कुछ 6.5 लाख के करीब MPhil होता है। और जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने हमेशा, और FC कॉलेज की अगर आप पिछली को 150 साल तारीख उठा के देखेंगे तो FC ने हमेशा नेशन बिल्डिंग में अपना किरदार अदा किया है, और ये भी उसी का एक शाखसाना है। ये एक स्लोगन दिया है FC ने इस साल, उस स्लोगन का टाइटल ये है, हमारी ज़ुबान हमारी पहचान। यानी हमारी ज़ुबान ही हमारी सबसे बड़ी शनाख्त होती है, और इसकी आबियारी करना, इसकी हिफाजत करना ये तालीमी इदारों का फ़र्ज़ है। और इसीलिए FC एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया कि हमें उर्दू के लिए, ख़ास तौर पर ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये उर्दू के लिए हैं, ये नेशनल लैंग्वेज हेरिटेज के उसमें आते हैं, और इसके लिए जो स्लोगन है वो हमारी ज़ुबान हमारी पहचान है। और इसका मकसद यही था कि वो मुस्तहिक तलबा जो लायक हैं, जिनके CGPAs बहुत अच्छे हैं और वो फ़ीस की वजह से नहीं आ सकते, पढ़ नहीं सकते आगे, उनको ये मौका फराहम किया जाए कि वो MPhil की सतह पर पढ़ें, उर्दू के लिए अपना किरदार अदा करें। अच्छा डॉक्टर अनिल साहब, ये भी कहिएगा कि ये स्कॉलरशिप के लिए अब मेयार, एक क्राइटेरिया क्या सेट किया गया? जैसे आपने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स बड़े ही ब्रिलियंट होते हैं और चाहते हैं कि हम फुल फी कंसेशन के ऊपर आगे परस्यू करें, तो इसकी अहलियत का मेयार क्या है और उन तलबा को इससे क्या फ़ायदा होगा? ज़ाहिर है राइट है उनका ये, एक जब इतना पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके लिए कोई आगे से को होना चाहिए ना, कोई उसके लिए क्रेडिट भी, स्कॉलरशिप वगैरह। बिल्कुल, इसमें 3 तरह के स्कॉलरशिप्स हैं। एक तो उन बच्चों के लिए है जिनका CGPA 3.5 और उससे ज़्यादा होगा, उनके लिए 100% ट्यूशन फ़ी जो है वो वेव कर दी जाएगी, और उन्हें, लेकिन ये बिल्कुल मुफ्त इस तरह से नहीं है। ज़ाहिर है कुछ एडमिशन फ़ी होती है, कुछ सिक्योरिटी फ़ी होती है जो शुरू में करवानी होती है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि एक 6,20,000 के लगभग की फ़ीस है, और सिर्फ अगर वो 70,000 एक दफ़ा देकर, जिसमें से भी 35,000 सिक्योरिटी फीस है जो वापस मिल जाती है, तो उसमें ये बच्चे करेंगे। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है 3 से लेकर लेस देन 3.5 तक,
उसमें 75% ट्यूशन फी वेवर है, ओके। और फिर 2.5 से लेस देन 3 तक 50% वेवर है। तो ये ऑलमोस्ट मतलब ये इतने बड़े स्कॉलरशिप्स आई थिंक पाकिस्तान में कहीं और कहीं अनाउंस नहीं किए तो गए। सर क्या ये स्कॉलरशिप सिर्फ पंजाब के तुलबा के लिए या पूरे ओवरऑल पाकिस्तान से दरखास्त दे सकते हैं, स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान से, बल्कि हमारे पास चित्राल से एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, गिलगित से, केपीके से, कश्मीर से, ओके। और हम तो वेलकम कर रहे हैं सब लोगों को। तो दाखिले का तरीकेकार क्या होगा इसमें, किन किन मराहिल से स्टूडेंट्स को गुजरना पड़ेगा? जी, एक तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कहीं आने की जरूरत नहीं है। लाहौर जाहिर है जो चित्राल में है, गिलगित में है, वो वहीं से अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, और उसके बाद 31 अगस्त तक इसकी डेडलाइन है अप्लाई करने की। जी। 5 अगस्त को हमारा टेस्ट हो रहा है, और उसी दिन इंटरव्यू होगा। और ये भी इसलिए रखा है कि जो बाहर से स्टूडेंट्स आए उन्हें बार बार ना आना पड़े, और फिर हम पहली मेरिट लिस्ट जो है उसके कुछ दिन बाद लगाएंगे। तो सर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद एफसीसीयू उर्दू पे इतनी तवज्जो दे रही है, ये आइडिया कहाँ से आया और आप आखिर क्या एम लेकर आगे चलना चाहते हैं? जी, ये जब से एफसी डी नेशनलाइज हुआ है, और जब से इसे यूनिवर्सिटी चार्टर मिला है, तब से ये वाहिद यूनिवर्सिटी है शायद पाकिस्तान की जिसमें उर्दू यूनिवर्सिटी की सतह पर कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। यानी हमारे कोर्स है 101 कम्युनिकेटिव उर्दू, वो तमाम तलबा को पढ़ना होता है, चाहे वो बीएस बिजनेस कर रहे हैं, लाजमी मजमून है। हाँ, कोई भी उसमें पढ़ना है, क्योंकि कम्युनिकेशन उनकी उर्दू में बेहतर करने के लिए। और ये तो पहले से ही एफसी के जो मैनिफेस्टो है उसमें उर्दू को बहुत इम्पोर्टेंस है। अब इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जनरल सब्जेक्ट में भी उर्दू के कोर्सेज लेते हैं बीएस लेवल पर। फिर हमारे पास बीएस मेजर है, बीएस माइनर है उर्दू में, और एमफिल तो है ही, और अब एमफिल के लिए और दरवाजे खुल गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा सर, ये भी कहिएगा कि आजकल के दौर में हम देखते हैं स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश को बड़ी प्रेफरेंस देते हैं, तो जब एक जानिब स्टूडेंट्स इंग्लिश की तरफ इतना राग़िब हैं, तो उर्दू की तरफ आप जब उनका ध्यान लेकर आ रहे हैं, तो आप इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? जी, ये देखें, उर्दू हमारी या किसी भी खित्ते की कोई भी जो बड़ी जुबान होती है ना, उसकी सबसे मजबूत शिनाख्त होती है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और हम अनफॉर्चुनेटली नजरअंदाज करते आए हैं। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमेशा तालीमी अदारों की होती है कि वो अपनी जुबान की आबियारी के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल। तो एफसी वही काम कर रहा है, और इसमें हमारे पास जो अंडर ग्रेड की सतह पर हम कोर्सेज करवा रहे हैं, हम उर्दू को अब बिल्कुल जदीद जो तकाज़े हैं उनके साथ हम आहंग करना चाहते हैं। हमारे बीएस लेवल के मैं कुछ कोर्सेज आपको बताता हूं जो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं। उसमें एक उर्दू एंड मीडिया का कोर्स है, कोई भी पढ़ सकता है, हमारे जो भी कोई भी आप मेजर पढ़ रहे हैं वो उर्दू एंड मीडिया पढ़ सकते हैं। फिर एक अप्लाइड स्टडी ऑफ उर्दू ड्रामा, ये 200 लेवल का कोर्स है, और इसमें आप स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर और एक्टिंग और प्रोनाउंसिएशन और उर्दू अदायगी सब चीज़ें उसमें आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में जाएंगे। इसके अलावा हम डिजिटल जो वर्ड है उसके साथ उर्दू को कनेक्ट करने के लिए कोर्सेज ला रहे हैं। तो मकसद यही है कि उर्दू को हम जदीद जो भी तकाज़े हैं उनसे हम आहंग करें और इसको आगे लेके जाएं। अच्छा सर, हमने आमतौर पे कॉन्सेप्ट देखा है कि उर्दू से मुतालिक लोग ये कहते हैं शायद जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी ना मिले, तो ये एक आम तासुर पाया जाता है आम लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर स्पेशली। तो क्या वाकई में ऐसा है? क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाती हैं कि मौके मौजूद हैं फील्ड में भी? जी नहीं, मौके तो मौजूद हैं, जाहिर है हर सब्जेक्ट की अपनी डिमांड होती है। जैसे आप देखें फिलॉसफी, आप इसको यूनिवर्सिटी से माइनस तो नहीं कर सकते, सोशियोलॉजी नहीं कर सकते, कुछ सब्जेक्ट्स की डिमांड कुछ और होती है, इंडस्ट्री या जॉब ओरिएंटेड भी होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी यूनिवर्सिटी में ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो हमारे इल्मी और हमारी जो तहजीबी जो हमारा हेरिटेज है उसके लिए वो ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है, उर्दू एक बहुत बड़ी हकीकत है। देखिए, आप और मैं उर्दू बोल रहे हैं, हम जब से चले हैं हर तरफ हमें उर्दू का सामना है। बिल्कुल। तो ये तो एक बहुत बड़ी रियलिटी है, उसे समझने की ज़रूरत है। आपके हमारा जो मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, वो सब उर्दू में कंडक्ट हो रहा है, और जो ड्रामाज हैं या एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, इसके अलावा टीचिंग तो डेफिनेटली है, स्कूल की सतह से लेकर यूनिवर्सिटी तक। तो सर ये भी बताएं ना कि अब ये उर्दू की डिग्री करने के बाद इसमें जब एमफिल किया जाएगा तो किन किन
करियर्स को जो स्टूडेंट्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं या अप्रोच कर सकते हैं? जी, वो मीडिया में जा सकते हैं, वो टीचिंग में जा सकते हैं, वो ट्रांसलेशंस में जा सकते हैं। ट्रांसलेशंस एक बहुत बड़ी ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। बिल्कुल। हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद थे शोबा उर्दू फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉक्टर अनिल समूल। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। और व्यूअर्स, आपने सुना कि कितनी खूबसूरत बात सर ने की कि हमारी कॉमन लैंग्वेज है और डेली बेसिस पर हम हर जगह देखते हैं कि उर्दू ही बोली जाती है, तो ज़रूरी है कि उर्दू को भी हम वो इम्पोर्टेंस दें जो डिज़र्व की जाती है। आखिर हमारी कौमी ज़ुबान है, हमारी मादरी ज़बान है, हमारे ड्रामा उर्दू में बनते हैं, हमारे रूटीन में हम उर्दू बोलते हैं, तो क्यों ना जो इदारे हैं उनमें भी प्रॉपर तरीके से इसको लॉन्च किया जाए। और FCCU का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिन्होंने इस पर फोकस किया है और स्टूडेंट्स को भी इस जानिब ला रहे हैं कि वो प्रॉपर तरीके से इसमें अपना जो करियर है उसको परस्यू करें। और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से और आपको बताएं कि वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को ट्रोबा टेस्ट में शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान के लिए एक थोड़ा सा अपने आप को आप कहेंगे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चेक करने की वाली बात है या फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फील है हमारे लिए भी कि वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। वेस्ट इंडीज ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को मैच में धूल चटा दी है। और जब भी खेल के मैदान से कोई ऐसी खबर आती है तो जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं वो एक बार तो डिसअपॉइंट हो ही जाते हैं, क्योंकि हर बंदे का मैंने देखा है कोई ना कोई जो प्लेयर है ना वो फेवरेट है। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को मुसलसल शिकस्त हो रही है, तो जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट फैंस हैं, तो उनके लिए ये बड़ी ही बुरी खबर है और उनके दिल पे ना सीधा जाके ये बातें लगती हैं, क्योंकि जितने भी शायकीन क्रिकेट है ना उनसे आप जिस वक्त भी पूछ रहे हैं उनको पता होगा कि आज पाकिस्तान का मैच इस वक्त होने जा रहा है, ये प्लेयर है, ये हमारा फेवरेट है, ये टीम की सिलेक्शन है। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द स्पोर्ट्स न्यूज उनको पता होती है। तो ये हमारे लिए भी एक डिसअपॉइंटिंग सी बात है और कोई बात नहीं, खेल में जीत और हार दोनों ही होती हैं और इसी के साथ ही यही होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जिसके साथ आप खेल के मैदान में या जिंदगी के किसी भी मैदान में आगे बढ़ते हैं तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है इंतहाई जरूरी है। और खिलाड़ी हमें यही सिखाते हैं कि खेल के मैदान में बार बार हारने के बाद भी आपने खड़े कैसे होना है और अगली बार किस तरह इस डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है कि अब आपने जीत कर ही वापस आना है। और अगर बात की जाए इसकी तो पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइन है उस पर प्रेशर जो है वो भी बरकरार ना रख सकी पाकिस्तानी टीम और अहम विकेटें वो अपनी गंवा बैठी है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि मेजबान टीम की मजबूत बॉलिंग और बेहतरीन हिकमत अमली जो है जीत की वजह बनी है। तो ये बताया जा रहा है कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का जो मैच था वो कुछ इन वजूहात की वजह से थोड़ा सा इतना कामयाब नहीं हो सका और टॉप जो ऑर्डर है वो भी नाकाम रहा और बैटर्स की जो आनियां जानियां थी वो भी चलती रही। साथ ही साथ अगर हम बात करें बाबर आजम की तो उन्होंने निस्फ सेंचुरी स्कोर की बाबर आजम ने और जो 8 खिलाड़ी थे वो डबल फिगर का हिंसा भी अबू न कर सके। 8 खिलाड़ियों के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने कोई भी डबल जो फिगर का टारगेट था उसको क्रॉस नहीं किया। साथ ही साथ आपको बताएं कि अजान अवैस और इमामुल हक जो हैं, अगर स्कोर शीट की बात की जाए तो उन्होंने 3-3, सलमान अली आगा 0, मोहम्मद रिजवान 11, आमिर जमाल 0 और जो अली उस्मान हैं 2, शान मसूद 3, खुरम शहजाद 4 रन बनाकर जो हैं वो आउट हुए। चौथे रोज मेजबान टीम 18 रन पर आउट हुई है। मोहम्मद अब्बास ने 5, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली ने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। इस तरीके से सारी जो ओवरऑल सिचुएशन थी वो रही है और पाकिस्तान जो है टीम सीरीज में वापसी के लिए एक बार फिर से जो है कोशिश कर रही है और ये हमने सोचा कि आपको स्पोर्ट्स के मैदान से भी थोड़ी बहुत खबरें पहुंचाते रहें और हमने आपको बताया कि वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का जो था मैच था इस वक्त जारी था। वापस आएंगे, छोटी सी एक ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से खुशामदीद। न्यू पाकिस्तान का ये सेगमेंट बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है और हम देखते हैं कि हर दूसरे घर का मसला ये बना हुआ है इस वक्त। हम जहाँ पर भी बच्चे हैं ना, हम ये देखते हैं पहले माएँ खुद ही बच्चों को
बाहर की चीज़ों पे, जूसेस पर, दूध पर, चिप्स पर, बर्गर्स पर, जंक फूड पर, पिज़्ज़े पर, हर चीज़ पर लगा देती हैं और फिर कहते हैं जी बच्चे खाते नहीं हैं। आप बताएं बच्चे कैसे खाएंगे जब आप उनको बाहर की चीज़ों पर लगा देंगे? बच्चे सब्जियां नहीं खाते, बच्चे घर का सालन रोटी, कोई भी खाना घर का बना हुआ हो वो नहीं खाएंगे। तो जब बच्चों को आप खुद ही ऐसी आदतें डाल देंगे तो भाई बच्चे कैसे खाएंगे घर का खाना? तो यही मसला इस वक्त हम देख रहे हैं हर जगह पर है और पाकिस्तान के हर दूसरे घर का ये मसला बना हुआ है कि जी बच्चे घर का खाना नहीं खाते। तो यहाँ पर पेरेंट्स पहले खुद ही बच्चों की आदतें खराब कर देते हैं और बाद में फिर शिकायत करते हैं कि जी बच्चे खाना नहीं खाते। और इसी हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन ग़िज़ाइयत हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चों को अगर उनकी एज के अंदर, जब बच्चों की जो ग्रोइंग एज है या ग्रोइंग फेज़ है, उसमें अगर उनको प्रॉपर बैलेंस डाइट ना दी जाए तो बच्चों के अंदर मुख्तलिफ उनकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू होते हैं। जैसे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, फिर दिमागी तौर पर वो अपने आप को इतना एक्टिव नहीं रख पाएंगे, साथ ही साथ उनका जो नशोनुमा है, उनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। ये सब वो बातें हैं जो हेल्थ एक्सपर्ट्स इस वक्त कह रहे हैं। यही जो बैड हैबिट्स आप अपने बच्चों के अंदर पैदा कर देते हैं, उनके ये इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। और ये अब बात माहिरीन ने जो ग़िज़ाइयात हैं वो खुल कर कह रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों को इसी उम्र से इन चीज़ों पर लगा देंगे तो वो किसी भी तौर पर उनकी बॉडी या वो उनके जो नशोनुमा है, ग्रोथ है, वो प्रॉपर नहीं रहने वाली। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि बच्चों की जो ये हैबिट्स हैं, इनके साथ उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो लर्निंग पावर है और उनका जो फ्यूचर है, ये सब चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं इस वक्त। और यही वजह है कि आजकल बच्चों में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें हम देखते हैं मोटापा है, उनमें जो विटामिन डी है, खून की कमी है, साथ ही साथ उनके अंदर जो आयरन है उसकी कमी है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जिनको बच्चे इतनी छोटी उम्र में ही फेस कर रहे हैं। ये वो बीमारियाँ हैं जिनको माएँ अपने ही बच्चों का हाथ पकड़ के डॉक्टरों के पास लेकर जाती हैं। तो आप ये तसव्वुर करें कि आप अपने बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं। पहले कैसी उनको आदतें पाल देते हैं और फिर बच्चे जब जिद करते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि जी हमारा बच्चा घर का खाना नहीं खाता, हमारा बच्चा तो हर वक्त बीमार रहता है। और बच्चा कैसे खाएं घर का खाना? आप ये बताएं ना कि जब आप खुद ही उनको रागिब नहीं कर रहे घर के खानों की तरफ, जब आप खुद ही बच्चों को इस तरफ ला ही नहीं रहे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर हिबा उस्मान, और साथ ही साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। अपने बच्चों से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो इससे सवाल कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे लाइव जो व्यूअर्स हैं वो भी मौजूद होंगे, कॉल भी हम लेंगे। और हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर हिबा उस्मान। डॉक्टर हिबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर हिबा, जैसे आपने सुन ही लिया, मैंने जितना भी इंट्रोडक्शन दिया है, अब आप ये बताएं हमें कि सबसे पहले तो बच्चों का खाना ना खाना इस वक्त कितना अहम मसला बन गया है और कितना ही तशवीशनाक है। अच्छा देखिए, आपने एक चीज़ नोट की है कि जब बच्चा छोटा होता है, बहुत सी माओं का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब वो मदर फीड से हटता है तो काउ मिल्क स्टार्ट होता है उसका। स्टार्ट में अगर हम बात करें, क्योंकि हमने रूट से बात करनी है, काउ मिल्क से स्टार्ट होता है तो कहते हैं कि दूध बच्चे को फीका लगेगा, उसमें वाइट शुगर डाल देते हैं। शुगर डालकर दूध ऐसे शेक करके दे देते हैं, जी मीठा दूध उनको पसंद है। लेकिन देखें, बच्चा ना एक ब्लैंक पेपर है, उसके ऊपर जो आपने लिखना है ना वही उसने एक्सेप्ट करना है। अब आपने उसको अगर मीठे की आदत डाल दी है, मीठे दूध की आदत डाल दी है, उसको टेस्ट का नहीं पता, उसके टेस्ट पर आप डेवलप करेंगे, जो उनके पेरेंट्स हैं, खासतौर पे मदर। अगर आप स्टार्टिंग में उसको वाइट शुगर का इस्तेमाल करवा देते हैं तो उसको वो फिर उसी चीज़ पे लगता है या लगती है जिसको आपने उसकी आदत डाली है। स्टार्ट में कोशिश करेंगे जो वाइट शुगर आइटम है, मैंने इसलिए दूध से स्टार्ट किया क्योंकि जब मदर फीड से बेबी हटता है, काउ मिल्क पे जो है ना कन्वर्ट करते हैं पेरेंट्स, तो उसमें कोशिश करें वाइट शुगर को स्किप करें। काउ मिल्क या बफलो मिल्क जो भी उनको दे रहे हैं वो ऑर्गेनिक दें। फिर आप देखें एक स्टेज आती है, एक सेमी सॉलिड फूड की स्टेज आती है, जब बच्चा 6 महीने के बाद सॉलिड फूड्स पे आता है। डिफरेंट मार्केट में सिरिलैक टाइप्स होते हैं, वो उनको घोल के खिला देते हैं कि शॉर्टकट इंस्टेंट। लेकिन जितनी ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आप रहेंगे, बच्चों को रखेंगे, उतना बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होगी, बोन डेवलपमेंट अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी। अब जैसे सेमी सॉलिड फूड में मैं कहती हूँ कि जब 6 महीने का बच्चा है उसके बाद उसको ना कि आप सिरिलैक या इन चीज़ों की तरफ जाएं, आप कोशिश करें साबूदाने की खीर, सूजी की खीर, दलिया, सेवियाँ,
चावलों की खिचड़ी दही के साथ, ये सारी चीज़ें आपने सेमी सॉलिड यानी कि 6 महीने बाद बच्चे के फूड में ऐड करनी है। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट है इस स्टेज पे कि आपने हर चीज़, कोई भी फ्रूट है, कोई भी आपने अगर उसको चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है राइस से रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड, वेजिटेबल से रिलेटेड, उसको थोड़ा सा बॉईल करें, उसको मैश करें, उसको प्यूरी बनाएं और उसको दें। उसको हर टेस्ट बर्ड की, उसके टंग को आदत होनी चाहिए और वो उसको चाहिए कि वो पेरेंट्स को चाहिए कि जब 6 महीने के बाद उसको सॉलिड्स की मतलब आफ्टर 1 ईयर वो सॉलिड्स की तरफ आए तो उसके टेस्ट पर डेवलप हुए हों, उसको हर चीज की आदत डली हो। अब जैसे जब आपका बच्चा एक रोटी की खाने की स्टेज पे आता है या राइस खाने की स्टेज पे आता है, मैं कहती हूँ सबसे पहले उनको सुबह उठने की आदत डलनी चाहिए। 7 से 8 के दरमियान आप लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। ये उनको फायदा होगा जिनके बच्चों ने आगे 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में स्कूल भेजना है। अब आप नोट करेंगे जब बच्चों को ऐसी आदत नहीं डली होती ब्रेकफास्ट की, और ब्रेकफास्ट भी 10-11 बजे जाकर हो रहा होता है, तो वो जो स्कूल टाइमिंग पे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सुबह उठ के कुछ खा कर नहीं जाता, या सुबह उठ के इसका दिल नहीं करता, इसको वोमिट आती है। तो ये सिचुएशन क्यों डेवलप होती है? क्योंकि आपने खुद शुरू से वो एक हैबिट डेवलप नहीं की। आपने उसका ब्रेकफास्ट का एक टाइम उसको बताना है कि 10 बजे से पहले नहीं, तो जैसे वो उठा है रात को 9 बजे उसका नैप हो जाए, 10 बजे से ज्यादा, हद 10 बजे से ज्यादा उसको ना जगाएं। 9 बजे नैप है, सुबह वो 6-7 बजे उठे। देखिए थोड़ी सी आपको अपने आप को पेन देनी पड़ती है बीइंग अ पेरेंट्स, कि बच्चों की एक ट्रैक अच्छा हो जाए, बच्चों की एक ग्रोथ अच्छी हो जाए। उसके लिए जरूरी है कि आप बच्चों को पहले से ही आदत डालते हैं, तो जब वो स्कूल गोइंग जाते हैं तो उनमें एक हैबिट डेवलप हो गई होती है ब्रेकफास्ट की। ना उनको फिर कोई वोमिट आती है, ना उनका कोई दिल खराब होता है, ना उनको ये कंप्लेन होती है मेरे पेट में दर्द हो रही है। क्यों? क्योंकि शुरू से उनको 7 से 8 बजे के नाश्ते की आदत डली होती है, जिसकी वजह से वो नाश्ता करके जाते हैं। बिल्कुल। अब क्या आता है नेक्स्ट स्टेप कि जब बच्चा आपका बड़ा हो रहा होता है तो उसकी कुछ मतलब डिमांड्स होती है, क्योंकि स्कूल गोइंग हो गया होता है, बच्चों को देखता है भाई स्कूल जाते हैं बच्चों में चिप्स जूस वो पेरेंट्स उनको लेकर भेजते हैं। मैं कहती हूँ बच्चों को किसी चीज से मना नहीं करना है, लेकिन कुछ चीजें आपने उनकी माननी है और कुछ आपने उनसे मनवानी है। आजकल के बच्चों को जब तक आप फैक्ट्स नहीं बताते वो नहीं इस चीज को एक्सेप्ट करते। बिल्कुल ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि बच्चों को वीक के 6 डेज आपने उनसे चीजें मनवानी है और 1 डे उनकी माननी है। अब वो मानने में वो इतना खुश होते हैं कि वो 6 डेज जो आप कहते हैं वो उसको भी ओबे करेंगे। अगर बीइंग अ पेरेंट्स अगर आपको कोई चीज नहीं भी पसंद आती खाने में, तो बच्चों के सामने प्रिटेंड ना करें कि ये चीज अच्छी नहीं है। उनको हर चीज की आदत डलनी चाहिए। देखें डेली बहुत सी पेरेंट्स ये मुझसे कंप्लेन करते हैं, लिटरली मैं हैरान होती हूँ कि बच्चा अंडा नहीं खाता, बच्चे को अंडा पसंद ही नहीं है। बच्चे को क्या पता है उसको क्या पसंद है? जब आपने शुरू से उसको वो चीज आदत नहीं डाली, उसकी बॉडी में वो चीज नहीं देना पसंद की, तो उसको कैसे? हाँ, किसी को फूड एलर्जेंस है, किसी बच्चे को या किसी फूड से उसको एलर्जी हो जाती है, या बॉडी एक एक्नी स्टार्ट हो जाती है, ईचिंग स्टार्ट, वो अलग इश्यूज है। लेकिन आपने बच्चे को हर वो ऑर्गेनिक चीज देनी है जिससे उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छी होनी है। अच्छा डॉक्टर हिबा, ये भी कहिएगा कि हर वो बच्चा जो कम खाता है जरूरी है कि वो बीमार भी हो या कि जरूरी नहीं है? क्या ये दुरुस्त है? कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना। देखिए 3 मील्स बच्चों को लेने चाहिए, अच्छे लेने चाहिए, पोर्शंस के साथ लेने चाहिए, फ्रूट्स ऐड होने चाहिए। अब कुछ होते हैं पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा सुबह नाश्ता करके नहीं जाता स्कूल, दोपहर में लंच जो हम देते हैं वो लंच में भी कोई इतनी अच्छी चीजें नहीं होती, जैसे चिप्स हो गया, जूस हो गया। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता उसकी एपेटाइट को वो वीक करते जा रहे हैं। जैसे जैसे उसकी भूख खत्म होती जाती है, फिर वो डिमांड करते हैं कि ये ज्यादा खाए। जब आपने उसको पोर्शंस ऑफ मील ही इतने स्ट्रांग नहीं दिए जिसमें उनके मैक्रोज और माइक्रोज कवर हो सके, तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स जो है ना आगे कंप्लेन करने का हक रखते हैं कि अगर क्योंकि स्टार्ट में ही उन्होंने उनकी ग्रोथ पे काम नहीं किया होता तो आगे जाकर वो बच्चों को कंप्लेंट्स नहीं कर सकते। डॉक्टर हिबा, ये तो वही बात होगी ना कि पहले खुद ही वालिदैन अपने बच्चों की आदतें बिगाड़ देते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि जी बच्चे खाते पीते नहीं है। तो क्या रोजमर्रा में आप क्या सजेस्ट करेंगी कि रोजमर्रा की कौन सी आदत ऐसी होनी चाहिए? कोई 7 बुनियादी हमें टिप्स बता देना जो पेरेंट्स जो हैं जब पेरेंटिंग कर रहे हैं बच्चों की, तो वो उसमें उनको देखें कि जी हमने इस तरीके से बच्चों को लेकर चलना है, एक ट्रैक पे लाना है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज मैं कहती हूँ, जब आपने खाना खाना है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो,
इन तीनों का टाइम आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिली के साथ एक होना चाहिए। अगर टेबल पे नाश्ता सर्व हुआ है तो सबने खाना है। ये नहीं कि अगर आपका छोटा बच्चा है उसको पहले खिला दिया, बड़ा बच्चा है तो उसके वेट किया, इंतजार कर, नहीं, एक टाइम पे पूरी मेज पे आपके बड़े भी होने चाहिए, आप भी होने चाहिए। बच्चे ने आपसे कॉपी करना है, आपको कैच करना, आपकी हैबिट को अडॉप्ट करना है, ठीक है। जब छोटा बच्चा होता है उसको अपने, बेशक वो नहीं खा रहा, वो सेमी सॉलिड फूड पे भी आपने उसको अपने साथ बिठाना है, उसने आपको लर्न करना है कि ये टाइम है, इस टाइम पे सारे बैठे हैं, हमने खाना खाना है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को शुरू से आपने हर चीज थोड़ी थोड़ी इंट्रोड्यूस करनी है, जिसमें अंडा आ जाता है, साबूदाना आ जाता है, दलिया आ जाता है, खिचड़ी आ जाती है, दही आ जाती है, दूध आ जाता है। ये वो चीजें हैं जब बच्चा इन चीजों को लेना स्टार्ट करता है ऑटोमेटिक, आपको पता है सूजी से ब्रेन डेवलपमेंट होती है, साबूदाने में विटामिन डी, कैल्शियम रिच है। आप अगर उसकी कोई भी जैसे सूजी की सेवियां बना रही हैं, उसमें सेसमी सीड, व्हाइट तिल डालेंगे, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आपने उसकी डाइट में ऐड करनी है ताकि बैलेंस डाइट बने। अच्छा, बहुत से बच्चे होते हैं जी इसे दही खाने से मसला है, दही देखिए मैं बार बार बहुत से शोज पे मैं कह चुकी हूँ कि दही बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोबायोटिक का काम कर, जिन बच्चों को भूख नहीं लगती दही खाना स्टार्ट करवाएं, उनको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी, गट हेल्थ बेहतर हो जाएगी उनकी। अच्छा, एक साथ डॉक्टर हिबा, ये भी तो बड़ा मसला है ना कि बच्चे जब खाना नहीं खाते तो पेरेंट्स उनको फोन, टीवी या कार्टून वगैरह लगा देते हैं कि जी इसके साथ वो खाना खाएंगे, तो इसके क्या नुकसान आते हैं कि खाते वक्त भी स्क्रीन का यूज करना? अच्छा, स्क्रीन टाइम तो ठीक है ये, लेकिन अब देखें अगर फॉर एग्जांपल हम स्क्रीन टाइम को गुड थॉट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चे को ब्रशिंग की आदत नहीं होती तो हम वो एक कार्टून से लगाकर बताते हैं देखो ब्रश योर टीथ, मतलब कुछ हैबिट अच्छी भी आप मीडिया से उनको अडॉप्ट, बच्चा नहीं कुछ खा रहा होता तो को फूड चैनल लगा दिया, बच्चा वो खा रहा है उसको अडॉप्ट करके बच्चा भी खा रहा है। लेकिन अगर ये आदत आगे डेवलप हो जाती है तो वो इसमें देखें इसके पॉजिटिव फैक्ट्स भी हैं, नेगेटिव फैक्ट्स भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मदर्स के पास टाइम नहीं होता, तो जाहिर बात है उन्होंने अपना टाइम कंज्यूम करने के लिए बच्चों को कुछ चीजें ऐसे लगा कर दे देते हैं कि जल्दी उनका काम खत्म हो जाए। लेकिन मैं इसके बीच में खड़ी हूँ कि मैं कहती हूँ कि अगर आप कुछ चीज करते हैं तो उसके मेरिट भी हैं, डीमेरिट भी हैं, तो आपको दोनों चीजें पैरेलल लेकर चलनी पड़ती है। बच्चों को अगर आप ईटिंग हैबिट अच्छी कर रहे हैं, उसका फूड इनटेक अच्छा कर रहे हैं, आपकी बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको बच्चों को समझना है, बच्चों को जो चीज पसंद है उसी में रहते हुए उनकी डिमांड के मुताबिक आप अपनी डिमांड पूरी करें। बहुत से पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि आप ना बच्चों को ये पसंद है, फॉर एग्जांपल बच्चों को चिकन नगेट्स पसंद है, बच्चों को बाहर के फ्राइड आइटम्स पसंद है, इन्हीं में रहते हुए आप कुछ इनका हेल्दी स्नैक्स क्रिएट कर दें कि उनको ये लगे ही ना कि वो हम बाहर से खा रहे हैं। तो फिर ये चीजें, ये पेरेंट्स पे जब इन पे काम करते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली चीजों को अडॉप्ट करने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली खाने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी हेल्थ अच्छी होने लग जाती है, उनको बाहर की चीजें पसंद नहीं आ रही होती। लेकिन ये चीजें पेरेंट्स को थोड़ी सी अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। बच्चों से पूछना बहुत जरूरी है, आजकल बच्चों से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप बच्चों को क्लियर एक पिक्चर नहीं समझाते तब तक बच्चे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि व्हाट इज बैड एंड व्हाट इज गुड। अच्छा, तो अगर बच्चे खाना नहीं खाते तो हमने देखा अक्सर वालिदैन जो हैं बच्चों को डांट डपट के फोर्स कर रहे होते हैं कि जी खाना खाओ, तो क्या ये दुरुस्त है उनकी नफ्सियात के लिए या उनकी भूख के लिए, या इससे अफेक्ट हो सकती है इस तरह का प्रेशराइज करके बच्चों को खाना खिलाना उनको अफेक्ट भी कर सकता है मेंटली तौर पर या उनकी भूख को भी? अच्छा देखें, पेरेंट बीइंग अ मदर अगर आप देखें तो बच्चे को भूख लगी है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज की वजह से वो कह रहा है मुझे भूख नहीं लगी। जैसे अगर कोई गेम खेल रहा है, कोई उसने बाहर जाना है या मोबाइल देखना है, तो उस एक्टिविटी को निगलेक्ट करते, मतलब वो निगलेक्ट नहीं कर रहा और वो कह रहा है कि मुझे भूख नहीं लगी। लेकिन मदर को पता है कि बीइंग अ पेरेंट्स के अगर आपको 6 घंटे का नैप आया है, 6 घंटे का गैप है, उसके बाद बच्चे ने खाना 3 बेसिक मील तो लेने ही लेने हैं। बच्चों को फोर्स करने का मतलब है उनको फैक्ट बताएं कि अगर आप ये नहीं खाएंगे आप वीक हो जाएंगे, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। आपको जो भी उनके इंस्पिरेशन है उनको रिलेट करके उनको, मैंने आपको पहले फर्स्ट टॉक में यही बताया कि बच्चों को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। बच्चों को डिलीवर जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा प्रिटेंड करेंगे। बच्चों को डिलीवर अच्छा नहीं करेंगे, जो चीज उनको नहीं समझ आएगी उन्होंने वो चीज करनी है, फिर वही जिद करनी है जो वो आप देख रहे हैं कि आजकल कर रहे हैं बच्चे। तो बच्चों की डेली की जो खुराक है इसमें किन ग़िज़ाओं का शामिल होना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे जो हैं उनकी हेल्थ मेंटेन रहे, या बच्चे जैसे खाते नहीं है तो किन ग़िज़ाओं को शामिल करें वालिदैन ताकि बच्चे जो है उनकी नशो-ओ-नुमा पे इफेक्ट ना हो ना? मैं हमेशा कहती हूँ कि डेली एक अंडा जरूर होना चाहिए डाइट में, और बच्चों को अंडे को किसी भी फॉर्म में दे दें, किसी भी फॉर्म में अंडा जरूर एक ऐड करें, साथ में उनके योगर्ट का इस्तेमाल करें,
दही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नट्स में बादामों का इस्तेमाल करें, बादाम अगर ऐसे नहीं खा सकते उनका क्रश पाउडर बना दें। कोई भी चीज़ बनी है, उनकी दलिया बना है, उनकी रोटी बनी है, उसमें डाल दें, उसमें डाल दें। उसमें अच्छा, डाल डॉक्टर दें। हिबा हमारे साथ लाइव कॉलर भी मौजूद है, सवाल करना चाहेंगे, वो भी कलीमुल्लाह ने कोयटा से हमें ज्वाइन किया है। कलीमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, सवाल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने ये सवाल करना था कि मेरा बेटा खाना नहीं खाता सारा दिन। अगर जब भी वो उसको मोबाइल दें तब वो खाना खाता है, विदाउट मोबाइल वो खाना नहीं खाता, और ना ही वो सब्जियां खाता है। इस तरह चाहे उसको क्या कोई हल बताएं। जी डॉक्टर हिबा। मुझे उनका क्वेश्चन बहुत हल्की आवाज़ वो कह रहे हैं कि मेरा जो बेटा है वो खाना नहीं खाता और मोबाइल फोन जब तक ना दिया जाए तो वो खाना बिल्कुल ही नहीं खाता और सब्जियां भी बिल्कुल नहीं खाता। तो अच्छा, आप उनको suggest देखिए करें। वेजिटेबल्स के अगर नहीं खाता तो वेजिटेबल्स के कबाब बन जाते हैं बहुत अच्छे। आप वो चिकन डाल के उसमें जो भी आपके वेजिटेबल वो जो नहीं खाता, जैसे घिया, लौकी, टीना, जो भी नहीं खाता, आप उस सबको थोड़ा थोड़ा डाल के चिकन डाल के उसके कबाब, कटलेट्स या नगेट्स बना दें, वो खाएगा और बच्चे खा लेते हैं उसको आराम से होम वो में। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं ना कि उनके जो बच्चा है वो मोबाइल के बगैर खाना खाता ही नहीं है। अच्छा देखिए, ये हैबिट डेवलप कर दी हुई है। देखिए, आपका होल्ड होना चाहिए पेरेंट्स का। अगर मोबाइल दिया है तो मोबाइल लेना भी आना हो आपको। ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ। मोबाइल बच्चे को पता हो कि अगर मेरे माँ बाप में से किसी ने, माँ ने दिया, बाप ने दिया, तो वो ले भी सकता है। उसमें इतना डर होना चाहिए। डर का मतलब ये है कि उसको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मामा ने या बाबा ने मुझे मोबाइल दिया है तो मोबाइल लेने का भी वो फैक्ट रखते हैं, तो मैंने अपना फूड खत्म करना है। तो ये आपने कम्युनिकेट बच्चों को करना है। अगेन वो कम्युनिकेशन वाली बात हाँ होगी जी ना। मैं हमेशा ही कहती हूँ, आजकल का जो बच्चे हैं ना, मैं खुद पेरेंट्स हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। कम्युनिकेशन गैप जब आएगा ना, बच्चा आपसे बागी होगा। कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है बच्चों के साथ कि आप क्या उनको देना चाह रहे हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चिप्स और पैकेट वाले जूस, ये बच्चों की सेहत पर फिर क्या असर डालते हैं? अच्छा देखें, पेरेंट्स जितना मर्जी मना कर लें, घर में बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी हों, आपके घर में कोक भी ना आती हो, मतलब चिप्स वगैरह वंस इन अ ब्लू मून ये खाते हो नहीं। जब बच्चा स्कूल जाता है ना, तो आप एक चीज को मना करते हुए बाकियों को मना नहीं कर सकते। वहां से वो अडॉप्ट कर आता है। फिर क्वेश्चन, फिर उसकी वो एक जैसे ना उसको दिल करता है कि ये जो मेरा दोस्त ये पी रहा है या मेरा दोस्त ये खा रहा है, क्या ये इतना अच्छा है कि ये हमारे घर नहीं आता या हम नहीं खाते। तो हमारे घर में भी मतलब हमारे घर में कोक 7 अप नहीं आती, लेकिन जो भी है, कोई भी फ्रीजी ड्रिंक नहीं आती। लेकिन जब वो, अब जारी बात है, स्कूल गोइंग बच्चा हो गया, जब वो डिमांड कर आता है, मैकडॉनल्ड हो, KFC हो, जो भी हो, तो वो जारी बात है हमें फिर उसकी डिमांड को देखकर एक्सेप्ट करना पड़ता है कि 6 डेज आप मेरी बात मानोगे, मेरा दिए हुए फूड्स खाओगे। लेकिन बच्चों को करना पड़ता है एंटरटेन, और वो करना पड़ेगा आपको, वरना करना तो पड़ेगा। और लाइव कॉल भी हमें साथ ही मौसूल हुई है, उनसे भी बात करेंगे। शाहिद इकबाल गिलगित बल्तिस्तान से हमारे साथ मौजूद है। जी शाहिद, अस्सलाम वालेकुम, सवाल कीजिए। वालेकुम, आपका क्या हाल है? आपकी खैरियत है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सवाल कीजिए। डॉक्टर सबा हमारे साथ मौजूद है। आपके बच्चे से मुतालिक जो भी सवाल आप कर सकते हैं उनसे। बच्चे के मुतालिक सवाल ये था कि हमारा एक बच्चा है, तो अभी 2 साल का हुआ है। अभी वो माँ का दूध कभी नहीं पी रहा, लेकिन वो बाकी खाना खा लेता है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो दूध बिल्कुल भी नहीं पीता। तो इस पे उसके डाइट में कोई फर्क तो नहीं पड़ता? ये उसको दूध पे कैसे लगाया जाए? जी डॉक्टर हिबा। 2 साल मदर फीड किया उसने? 2 साल मदर फीड किया उन्होंने? जी, लेकिन अभी बाकी कोई दूध वगैरह नहीं पीता और खाने में बहुत नखरे वगैरह करता है। खाना ना उसको बहुत मुश्किल है। अच्छा, मदर दूध 2 साल के बाद अगर दूध इंटेक कम भी हो रहा है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि सॉलिड फूड्स पे आ गया। आप दूसरे मतलब सोर्सेज से उसको कैल्शियम दे सकते हैं। जैसे मैंने सेसमी सीड का जिक्र किया, फूल मखाने का पाउडर जिक्र किया, ऑलमंड जिक्र किए, दही का जिक्र किया, ये सारी डाइट में ऐड। अब वो नहीं खाता, ये नहीं वाला जो चैप्टर है ना, मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि नहीं, उसको क्यों नहीं की आदत डली है, क्योंकि आपने उसको शुरू से वो आदत डाली है कि अगर उसने एक चीज पे इनकार किया है तो आपने उसको वो नहीं दी, उसको उस चीज को अल्टरनेट करके दिया नहीं उसको। यानी कि अगर उसने अंडा फ्राई नहीं खाया तो आपने कोशिश नहीं की कि चलो मैं इसका कुछ ऐसा बनाकर उसको प्रिटेंड कर दूं कि दे दूं कि वो खा सके। जैसे स्क्रैम्बल ले लिया, जैसे उसको डिप करके ब्रेड दे दिए, तो उसमें भी अंडा चला जाता है। तो कोशिश करें, अगर जो चीज वो नहीं पसंद कर रहा और उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, तो उसकी कुछ डिफरेंट रेसिपी करके उसको ट्राई करें। और एक ही फूड बार बार ना दें, बच्चे उससे भी डिट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उनका दिल नहीं करता खाने को। क्योंकि मैं खुद रिहैब सेंटर में काम करती हूँ, हमारा है, और उधर बच्चों की साइकोलॉजिकली उनको देखा जाता है, समझा जाता है, उनकी फूड ट्रिक्स को देखा जाता है, उनकी फूड लाइकिंग को देखा जाता है। ये नहीं कि बच्चे के सामने आप जो भी रख देंगे आप
वो खा लेगा। बच्चों से भी पूछा जाता है, बच्चों की लाइकिंग को बहुत प्रेफरेंसेस दी जाती हैं, बच्चों को एक खुद एतमाद दिया जाता है कि आप भी अपने बारे में बोल सकते हैं। ये चीजें आप डेवलप करना बहुत जरूरी है आप अपने बच्चे को। पहले जो बच्चे थे वो टोटली डिफरेंट थे और अब बच्चों को बहुत ज्यादा जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो गई है मीडिया की तरफ से। बाहर जब स्कूल जो जाते हैं, जो डिफरेंट लंच बॉक्सेस देते हैं, हाँ जी, अब ये चीजें बहुत चीजें पॉजिटिव इम्पैक्ट तो छोड़कर जा रही है, नेगेटिव भी छोड़कर जा रही है। तो इसमें आपने रहते हुए अपने आप को और अपने बच्चों को कैसे टैकल करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल हमने देखना पड़ेगा। नाज़रीन, सेगमेंट इस वक्त जारी है, डॉक्टर हिबा भी हमारे साथ ही मौजूद है, लाइव कॉल्स का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। आपने कहीं नहीं जाना, वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर से बात करेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बच्चों के मसाइल से मुतालिक और हमारे साथ स्टूडियो में अभी डॉक्टर हिबा हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर हिबा, बताइएगा किन अलामात से जाहिर होता है कि बच्चे में मिनरल्स या फिर जो विटामिन है उनकी कमी है, तो क्या कहेंगे आप? आपने देखो कि बहुत से बच्चे कंप्लेन करते हैं कि उनके पेट में दर्द हो रही है, उनसे खाया नहीं जा रहा, या वो भागते हैं तो उनकी टांगों में दर्द होती हैं, उनसे सही उनकी स्पोर्ट्स की कोई गेम नहीं होती, भूख नहीं लगती, रात को स्लीप साइकिल उनका डिस्टर्ब है। अच्छा, बच्चा जब आपसे कह रहा है ना मेरे पेट में दर्द हो रही है, तो काइंडली उसको थोड़ा सा एग्जामिन करें कि क्यों कह रहा है। बच्चा ऐसे नहीं बोल, हाँ कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं ना खाने की वजह से, लेकिन आप उसकी कॉज पता करें कि क्यों। एक तो वो अगर बहाना बना रहा है ना खाने की वजह से, वो भी पता करें क्यों उसको भूख नहीं लग रही। और अगर उसकी टांगों में दर्द हो रही है, रोज टांगों की कंप्लेन करता है, तो जाहिर सी बात है कि जब बच्चा ग्रोथ पकड़ रहा होता है ना, बड़ा हो रहा होता है, तो उसमें अब नोट क्या होगा, कोई विटामिन डी का जिक्र नहीं होता, लेकिन कैल्शियम का जरूर जिक्र होता है। विटामिन डी का भी होता है, लेकिन ज्यादा कैल्शियम कहते हैं कि इसको कैल्शियम की जरूरत है। इसने भाई बच्चों के अंदर पेट दर्द का तो बड़ा एक कॉमन सा प्रॉब्लम है। अक्सर बच्चे खेल कर आते हैं तो कहते हैं पेट में दर्द हो रही है, या वैसे लेटे हुए हैं तो कहेंगे पेट में दर्द हो रही है। तो ये तो इसका मतलब एक साइन है, एक साइन है। देखिए, आप अपने बच्चे को एग्जामिन करवाएं कि डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाए। एक दफा तो जरूर पूछें जाके। देखिए, बहुत दफा हो जाता है कि बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी चल रही हो तब भी पेट में दर्द होता है, बच्चों में कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी चल रही होती है तब भी उनके पेट में दर्द होता है, या उनके जो है ना कॉन्स्टिपेशन इश्यू। बच्चों को नहीं पता कि कब्ज किसे कहते हैं। छोटा बच्चा 6 साल 7 साल, उसको नहीं एक दिन वॉशरूम आया, 2 दिन नहीं वॉशरूम आया, तो उसको तो नॉर्मल लगेगा ना ये चीज। लेकिन जब उसका पेट का दर्द स्टार्ट होता है, तब मोशन का इश्यूज किसी बच्चों को स्टार्ट हो जाता है। पेट में खाना खाने के बाद कुछ फूड एलर्जेंस उनको को मसला दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से बच्चे होते हैं जैसे उनको गंदम खाने के बाद उनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है, पेरेंट्स को नहीं पता होता है। डेयरी इंटॉलरेंस होती है, खुराक की वजह से डेयरी इंटॉलरेंस होती है, नहीं पता होता, पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती, और पेरेंट्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगली दफा खाओगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। अच्छा डॉक्टर हिबा, हमारे साथ लाइव कॉलर भी मौजूद है, फरह लाहौर से हमारे साथ है और उनसे हम बात करेंगे। कैसी है सारा आप, और सवाल कीजिए, हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। फरह, सवाल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर साहिबा से एक क्वेश्चन है कि अक्सर लोग कहते हैं हम इतना खाते नहीं हैं, लेकिन उनका वेट गेन हो रहा होता है, फिर भी उसकी क्या वजह है? जी डॉक्टर। अच्छा, ये नॉट रिलेटेड टू द किड्स, बट हाँ अगर वो खाते नहीं है वेट गेन। अच्छा देखिए, और ये तो तकरीबन हम सबका ही सवाल है, जो मोटे हैं वो भी कहते हैं और जो पतले हैं वो भी कहते हैं, अगर थोड़ा सा अपने आप को अपने अंदर चेंज फील करें तो कहते हैं खाते तो हम इतना है नहीं और वेट हमारा गेन हो रहा है। अच्छा, वेट गेन की एक ना डेफिनेशन लोगों को नहीं पता। जब अगर आप क्लीन डाइट ले रहे हैं और अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं और उस पूरी दिन की एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी फैक्टर पूरा हो रहा है, तो आप वेट गेन की तरफ नहीं जाते। अब वो क्लीन डाइट में क्या है कि अगर आप डेली के अपने मैक्रोस पूरे ले रहे हैं, डेली के, अब ये नहीं है कि रोटी चावल ही सिर्फ आपकी खुराक है और रोटी चावल से ही आपका पेट भरता है, नहीं, आपके प्रोटीन पूरे होने चाहिए, आपके फैट्स पूरे होने चाहिए, आपके कार्ब्स पूरे होने चाहिए। कार्ब्स में वो कार्ब्स जो आपकी बॉडी को मोटापे की तरफ ना लेकर जाएं। वाइट शुगर का इस्तेमाल खत्म हो, चिकनाई से बनी हुई जितनी चीजें उनका इस्तेमाल खत्म करना चाहिए। तो डॉक्टर हिबा, हमें ऐसी ग़िज़ाएं बताएं ना जिसमें प्रोटीन्स भी हो और कार्ब्स भी हों, जैसे आप कह रही हैं डेली रूटीन में ये चीजें होनी चाहिए। तो आप जैसे अगर हम चीपेस्ट सोर्स देखें प्रोटीन की, तो वो अंडा है। आपने डेली अपनी लाइफ में अंडा ऐड करना है। जिनको अंडे से मसला है वो दही ऐड कर ले, उसमें भी प्रोटीन जाता है। देखिए, सीरियल्स में अगर आप काउंट करें ना, अगर आप किनवा का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी आपको प्रोटीन जाता है। किनवा की रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किनवा को सैलड में भी यूज कर सकते हैं, वो भी आपकी प्रोटीन सोर्स है, प्लांट बेस्ड। तो ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आप अपनी डाइट में ऐड करें, और ना कुछ खाकर वेट गेन होने का मकसद यह है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है।
लेकिन बहुत से लोगों को आपने नोट किया होगा कि उनका वेट इतना नहीं होता है, लेकिन उनकी बॉडी बहुत स्वेल होती है, उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। क्यों? वाटर रिटेंशन होती है, किसी को एडीमा होता है, किसी को मल्टीपल इश्यूज होते हैं। तो उनकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम होती है, ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी की सोजिश जिसको कहते हैं कम होती है, तो बॉडी उनकी अलाइन होने लग जाती है, वेट उनका ज्यादा नहीं होता। अब ये इनको पता लगाना जरूरी है कि इनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या इनका वेट बढ़ जो रहा है वो वेट गेन की वजह से बढ़ रहा है, खुराक की वजह से बढ़ रहा है, या कोई और कॉम्प्लिकेशन भी है, कोई और भी सिम्टम्स हैं। ठीक है, मलिक इशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक इशफाक, अस्सलाम वालेकुम, सवाल कीजिए। डॉक्टर हिबा हमारे साथ ही मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है आपका? ठीक है आप? जी सर। बेटा कह सकता हूँ कि नहीं? जी जी बिल्कुल कह सकते हैं आप। और डॉक्टर हिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल कीजिए। अच्छा, सवाल ये है कि पहले अक्सर सुना बच्चे खाना, जो आपका टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है, खाना बच्चे नहीं खाते, उनको क्या खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन मेरा एक थोड़ा सा बुनियादी सा एक और सवाल है कि क्या जो चीजें हम बच्चों को खिला रहे हैं, जैसे कि मिल्क, दूध, ठीक है, जी जी, दूध, क्या वो दूध है? ठीक है। दूसरी बात जो बहुत अहम है, मलिक इशफाक साहब ये कहिएगा कि कौन से वाले दूध की बात करें, डब्बे वाले दूध की बात करें या फ्रेश मिल्क की? मैं एनीवन दूध, ठीक है, कोई भी दूध है, ठीक है, क्या दूध है? क्योंकि ये मैं 8 साल मैंने काम किया हुआ है, मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है 83 में, तो अब है दूध 26। तो अब जो हम देख रहे हैं, मैंने जो देखा है उसमें वो चाहे खुला है चाहे कोई है। हमारे दौर में आपको बता देता हूं कि जब दूध खराब हो जाता था तो वो कहते थे फेंक दें। फिर एक टाइम आया 82, 83 में कि भैया आपने दूध नहीं फेंकना, हमारे फैक्ट्रियों वाले वो दूध ले लेते हैं, उसको ओके करके फिर उसको बेचते हैं। इसका मतलब है कि वो हमारा बिक जाता है। अब आप बताएं कि ये जो अब 26 है, अब जो सूरत हाल है वो है बेसिकली तो बच्चों के लिए दूध है ना जी, तो वो तो हम उनको ठीक दे नहीं रहे। ये हमारी कौम जिसमें हम भी शामिल हैं उसको ठीक नहीं दे रहे। ठीक है तो मलिक इशफाक साहब, आपका सवाल हमारे पास आ गया। आपका सवाल है कि बच्चे दूध नहीं पीते, और डॉक्टर हिबा बताइएगा कि उनका सवाल ये है कि बच्चों का जो दूध है वो इस्तेमाल कम होता जा रहा है, तो बच्चे डब्बे वाला दूध तो पी लेते हैं, बाहर के जो प्रिजर्व मिल्क होते हैं, लेकिन खालिस जो दूध है वो नहीं पीते। तो वो क्या कहेंगे आप, उनको किस तरीके से ये फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ लाया जाए? अच्छा, दूध का इस्तेमाल जैसे काऊ मिल्क, बफलो मिल्क से थोड़ी सी बच्चों को एक स्मेल सी आती है। काऊ मिल्क थोड़ा सा इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है बच्चों के लिए, तो काऊ मिल्क से स्टार्ट करें। और अगर उनको कोई स्मेल का इशू है तो उसमें इलायची और सौंफ डाल के उसको बॉईल कर लें, या उसको डाइल्यूट इतना कर लें कि वो उसकी जो है ना, जैसे अगर 2 ग्लास आपका दूध है तो 1 ग्लास उसमें पानी डाल के उसको बॉईल कर लें, थोड़ा सा लाइट कर लें। और बच्चों को अगर डायरेक्ट सोर्स में दूध नहीं ले सकते तो उनको कस्टर्ड बना दें, उनको मैंगो ट्राइफल बना दें, उनको हाँ मतलब उसको आप होम मेड चीज़ों की तरफ लें, जैसे दलिया बना दिया, उसमें दूध डाल दिया। तो ये चीज़ें इस तरह भी यूज़ की जा सकती हैं। दूध का ज़रूरी नहीं है कि दूध का 1 ग्लास देना और बच्चा नहीं। मैंने जैसे आपको स्टार्ट में कहा, बच्चों की साइकोलॉजिकली साइकी को समझें कि वो साइकोलॉजिकली किन चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, किन चीज़ों को अब दूध एक तरफ आपका 1 ग्लास दूध पर और एक तरफ आपने मैंगो ट्राइफल बनाया हुआ है या कटलेस बनाए हुए हैं, ऑब्वियसली बच्चा अट्रैक्ट होगा। हाँ, वो अट्रैक्ट किस तरफ होगा, वो उसी तरफ होगा। तो आपका तो मेन कंसर्न क्या है कि बच्चों में न्यूट्रिएंट देना, बच्चों को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो वो अगर उसको उस फॉर्म में भी जा रही है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। हमें जरूरी नहीं कि 1 ग्लास भर के उसके सामने रखा है तो वो उसने वही पीना, नहीं। अगर उसको मिल्क शेक पसंद है आप वो फॉर्म में दे दें, उसको कोई भी डिजर्ट पसंद है उस फॉर्म में दे दें, लेकिन उसको दें, उसको आदत डले। अच्छा डॉक्टर हिबा, बच्चों को बार बार स्नैक्स देना ये भी उनकी भूख को मुतासिर कर सकता है? हाँ जी, देखिए जो लंच का टाइम, आप मैंने जैसे स्टार्ट में कहा आपके टाइमिंग्स मैटर करते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट दे दिया, अब 12 बजे आपने उनको फ्रूट का टाइम रखे, उनको पता हो कि फ्रूट का है, या आपने उनको दही दी है, या जो भी उसको स्नैक दिया है। अब लंच के टाइम पे अगर स्नैक ऐड हो जाएगा, जाहिर सी बात है स्नैक तो एक प्रॉपर मील नहीं है ना, उसमें मैक्रोस कंप्लीट नहीं हो रहे। तो स्नैक के टाइम पे आपने स्नैक देना, वो भी सिर्फ स्नैक होता क्या है कि अगर आपने कोई उनको फ्रूट दे दिया है या नगेट्स दे दी हैं होममेड, या जो भी आपने फ्रेंच फ्राइज बना दिए हैं घर में, वो उनका स्नैक है, उनका बिल्कुल स्नैक है। डॉक्टर हिबा
उस्मान मारूफ माहिर गज़ाइयत हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर हिबा आपने बहुत ही अच्छी सजेशंस दी और बहुत मजा आया आपके साथ प्रोग्राम के सेगमेंट करते हुए। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। न्यू पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाकर आप आज के प्रोग्राम को और कॉन्टेक्ट को देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, कल हाजिर होंगे एक न्यू एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।